हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब आप नॉलेजपुर चैनल की मदद से 10वीं के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क। आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ देना चाहते हैं नॉलेजपुर को, तो आप कम से कम अपने माध्यम से आप 20 बच्चों को जो 10वीं में, 9वीं में या 8वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप ज़रूर नॉलेजपुर से जोड़िएगा। उनको बोलिएगा नॉलेजपुर चैनल एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर आपके 10वीं का सभी सिलेबस जितना भी है वो तो कवर किया ही जाएगा। उनके साथ साथ आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स भी दिया जाएगा, जो हैंड रिटेन होगा, जो आपके आगामी एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा और लाभदायक साबित होगा। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामर, और ग्रामर में एक चैप्टर वॉइस का वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। यानी एक चैप्टर, उनके कई पार्ट आए हुए थे, लेकिन पूरा वॉइस समाप्त हो चुका है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर ग्रामर नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उनको क्लिक करो, उनके अंदर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कल वर्ब, हम लोगों ने शुरू किया था और उनका यह सेकंड पार्ट है। वर्ब का ये कौन सा पार्ट है? तो सेकंड पार्ट है। हमने पहले पार्ट में आपको समझाया था कि वर्ब जो है इंग्लिश के वर्ब जो है ये इंग्लिश वर्ब है। इंग्लिश में नॉर्मली वर्ब दो प्रकार के, लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब के बारे में मैंने कल आपको नहीं बताया था, थोड़ा सा हम उनको समझ लेते हैं। बाकी कल हमने इन दोनों को समझ लिया है, लेकिन लेक्सिकल वर्ब को व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा और डीप से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये लेक्सिकल वर्ब याद रखिएगा, ये 5 फॉर्मेट में बटा हुआ रहता है। पहला है बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म और एसआईएस फॉर्म। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि कोई भी वर्ड जो है या कोई भी जो वर्ब है वह हमेशा उनका पहला रूप जो होता है वह बेस फॉर्म में होता है। मतलब जैसे मैं बोलूँ ईट, जैसे मैं बोलूँ गो, या फिर कम, या फिर लाफ, ये सभी के सभी जो वर्ड हैं अभी यहाँ पे, ये सभी के सभी बेस फॉर्म में, मतलब इनका ओरिजिनल शब्द जो है, हम जो ये कहीं से जो जनरेट हुआ है इनको या फिर किसी ने जो बनाया, ये यही है, ये बेस फॉर्म है, रूट यही है। लेकिन अब हम इसका अपने टेंस के अनुसार, हम सब्जेक्ट के अनुसार इनमें अब रूपांतरण करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे बेस फॉर्म है ईट, ईट का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे एट हो जाएगा। उसी प्रकार से गो है, गो का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे वेंट हो जाएगा। कम का क्या हो जाएगा? तो कैम हो जाएगा। लाफ का क्या हो जाएगा? लाफ्ड हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? पास्ट पार्टिसिपल मतलब आप इसको मान सकते हैं वर्ब का पहला रूप, और ये कौन सा हो जाएगा? वर्ब का दूसरा रूप, और वर्ब का तीसरा रूप, और वर्ब का चौथा, और ये हो जाएगा वर्ब का 5वां रूप। तो वर्ब का दूसरा रूप ईट का क्या हो जाता है? एट हो जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में ईट, एट, पार्टिसिपल में क्या हो जाएगा? ज़रा आप हमको बताइएगा। तो क्या ईट का एट ही रह जाएगा क्या? अब यहाँ पर वेंट था तो इसका तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। यहाँ पे कम था, इसका तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? कम ही हो जाएगा। लाफ्ड का लाफ्ड ही हो जाता है। उनके बाद आईएनजी फॉर्म, मतलब सभी जो बेस फॉर्म है, याद रखिएगा आईएनजी का प्रयोग आप किसके साथ करोगे? आप पास्ट फॉर्म के साथ नहीं करोगे, आप पास्ट पार्टिसिपल उनके साथ नहीं करोगे। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हमेशा वो होता है बेस फॉर्म के साथ। तो बेस हमारा क्या है? आप बोलोगे ईट, इनके साथ लगा दो आईएनजी। वहाँ पे है गो, बेस फॉर्म में लगा दो इनके साथ आईएनजी। कम है तो लगा दो कमिंग। लाफ है तो क्या हो जाएगा?
लाफिंग और बाकी जो भी है। एस या एस फॉर्म का मतलब ये याद रखिएगा, वर्ब का जो पहला रूप होता है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। ये किस फॉर्म में रहता है? ये प्लूरल फॉर्म में। और ये 90% चांसेस होंगे कि जो भी बेस फॉर्म होगा वो 90% चांस है कि वह प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन जो वर्ब 5 होता है जहाँ पर हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्ब की, ना कि हम नाउन की। हम बात कर रहे हैं किसकी? वर्ब की, ना कि नाउन की। इस चीज़ को याद रखिएगा। एस या ई एस लगाना है, एस या ई एस लगाना है तो बताइए क्या हो जाएगा? ईट है तो क्या बन जाएगा? इट्स बन जाएगा क्या? गो है, आप इसमें एस या ई एस लगाओगे तो क्या गोज हो जाएगा क्या? कम है तो क्या यह कम्स हो जाएगा क्या? और लाफ है तो क्या यह लाफ्स हो जाएगा क्या? क्या यहाँ तक में इन चीज़ों में किसी आपको थोड़ी सी भी दिक्कत? मैंने क्या बताया, कोई भी जो लेक्सिकल वर्ब या फिर कोई भी जो वर्ब होगा वह वर्ब के कितने फॉर्मेट होंगे? 5 फॉर्मेट होंगे या 5 पार्ट होंगे। कौन सब? तो पहला होगा बेस फॉर्म, यानी सभी के सभी वर्ड बेस फॉर्म में ही होते हैं, हम उनका रूपांतरण करते हैं। उनके बाद होता है बेस फॉर्म के बाद पास्ट फॉर्म, फिर पास्ट पार्टिसिपल, और फिर हमारा आईएनजी फॉर्म और एस या एस फॉर्म। हम बेस फॉर्म को ही वर्ब 1 कहते हैं, पास्ट फॉर्म को ही वर्ब 2 कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब का 3रा रूप इसमें प्रयोग होता है, आईएनजी फॉर्म में वर्ब के 4थे रूप का, एस या एस फॉर्म कौन सा हो जाएगा? वर्ब का 5वां रूप। याद रखिएगा हमेशा बेस फॉर्म 90% प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। हम एस या ई एस लगा के हम उनको किस फॉर्मेट में लाते हैं? सिंगुलर फॉर्मेट में लाते हैं। क्या आपको इतना ये समझ में आ गया? हमने कल के क्लास में लेक्सिकल और ऑक्सिलरी उन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर ली थी। ये एक टॉपिक बीच में रह गया था जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब उनसे आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो वाक्यों में प्रयोग के आधार पर, यानी हम जो किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में वहाँ पे जो हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन सब? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में वर्ब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन जब आपसे यह पूछा जाएगा कि वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब के कितने प्रकार, तो आप क्या बोलोगे? 2 प्रकार। कौन सब? एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए, मेन वर्ब मतलब क्या? मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। तो मेन वर्ब क्या है? तो जो क्रिया किसी वाक्य में, जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है, जो क्रिया वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है, हम उसको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? मेन वर्ब। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सी इज अ गर्ल, इस वाले पूरे वाक्य में ये जो इज है ना, इज, ये हमारा कहला जाएगा मेन वर्ब। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। यहाँ पे है यू विल डू इट, तुम यह करोगे। यहाँ पे जो ये विल है, ये विल क्या कहला जाएगा? मेन वर्ब कहला जाएगा। इनको हम अभी आगे समझाएंगे। उनके बाद है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? जो क्रिया टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट या मूड इत्यादि पर निर्भर रहता है या इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है। मतलब जो ऐसे वाक्यों में क्या होगा? मेन वर्ब एक ऑलरेडी पहले से होगा, उनकी सहायता करेगा आके, जो उनको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसको कहेंगे? जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड, सब्जेक्ट इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की, यानी मुख्य क्रिया की सहायता करती है,
उनको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है सी विल गो, यहाँ पे विल क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे है यू शुड डू दिस, आपको यह करना चाहिए, हम लोगों को यह करना चाहिए। तो यहाँ पे ये शुड क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे यह हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा, यह हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए कुछ ऑक्सिलरी वर्ब मैंने लिख दिए हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब क्या, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड। वेयर को वर भी बोला जाता है। डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड, शैल, विल, कैन, मे, कुड, माइट, मस्ट, आउट, शुड, वुड, नीड, डेयर और यूज्ड। इनमें से ज़्यादातर यानी लगभग इज, एम, आर भी, वाज, वेयर, डू, उनके बाद आप बोल सकते हैं इसमें नीड का आ गया, ये नीड, इन सब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। हम इनको आगे डिटेल से समझेंगे कि कहाँ पे कौन सी वर्ब का प्रयोग किया गया है। जिस वर्ब का प्रयोग किया गया है वो मेन वर्ब होगा या वह हेल्पिंग वर्ब होगा। इनके जो अगले पार्ट आएंगे वहाँ पर मैं आपको डिटेल से समझा दूँगा। आपको इसमें अगर कहीं पर भी कोई भी इशू आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उनके बाद जब आप ये समझ जाते हो तो आप वीडियो को करो बंद, वीडियो को करो पॉज। उनके बाद जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है वह आप अपने से नोट्स बनाने का प्रयास करो, क्योंकि आपके द्वारा जो बनाया हुआ नोट्स होगा वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका आपको, साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, लेकिन इंग्लिश और मैथ का आप अपने से बनाया कीजिए। संस्कृत में भी जो सर पढ़ाते हैं उनको साथ साथ लिखते जाइए। जो सर आपको बोलते हैं कि एग्जाम्पल आपको बनाना है उनको आप बनाने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप हमेशा जब भी वीडियो देखते हो तो आप यह मान के चलो कि मैं क्लास में बैठा हूँ। जैसे ही आप वीडियो शुरू करो, शुरू करने से पहले आप यह देख लो कि आपको और कोई काम तो नहीं है और आप सभी को इन्फॉर्म कर दो कि मैं पढ़ने बैठ गया हूँ। अब मुझे यानी आपके घर के सदस्य कोई भी अब आपको डिस्टर्ब ना करे। आपको क्लास का टाइमिंग पता चल गया होगा। अब हमारा क्लास 6 बजे शाम से लेकर कंटिन्यू 8:30 बजे तक चलता है। आप लोग टाइम टेबल के बारे में भी हमें सजेस्ट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यह टाइम टेबल सही है तो इनके बारे में भी लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ टाइम टेबल में बदलाव करना चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। याद रखिए यह नॉलेजपुर चैनल जो है यह पूर्ण रूप से आपको डेडिकेट है। अगर मैंने 6 बजे समय रखा है और इनसे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर 6 बजे समय रखने का कोई लाभ ही नहीं है। इसीलिए आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप सभी किस समय पूर्ण रूप से फ्री हो जाते हो, सुबह में, शाम में, या एक साथ अभी जो सारी वीडियो आ रही है क्या उनको पार्ट वाइज कर दिया जाए, कुछ वीडियो को सुबह में और कुछ वीडियो को शाम में रखा जाए। आप इनके बारे में नीचे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे खुशी होगी क्योंकि आपको फ़ायदा हो। हमारी पूरी टीम की प्रायिकता यही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही है, आपको ज़्यादा नहीं मात्र 20 लोगों के साथ शेयर करना है, बाकी 20 लोग अपना काम कर देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में इनके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।